हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे भाइयों, जीरो टू हीरो बैच जो अपना चल रहा था उसके अंतर्गत जो ज्योग्राफी का आपके लिए मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा था बहुत अच्छे तरीके से, उसमें लगातार मेरी जो क्लास आज होने के लिए जा रही है वो रहेगी 23 क्लास। इसका मतलब अपन ने 22 क्लास इससे पहले कंप्लीट कर ली है मेरे भाइयों। तो जो भी नए विद्यार्थी अपने पास जुड़े हैं वो एक बार सेशन को जरूर भाई सब शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थियों को इस सेशन का लाभ मिल सके। और मुझे उम्मीद है कि आप घर पे बैठे हुए इतनी अच्छी तरीके से तैयारी जो ज्योग्राफी की कर रहे होंगे उससे आपका भी दिल गदगद हो रहा होगा कि गौरव सर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाइयों। और इस प्रकार के जब तब आपके मैसेज आते हैं कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, तो मेरा भी दिल गदगद हो जाता है मेरे भाइयों। तो मैं यही कहूंगा कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास आप शेयर किया करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके बेटा। तो यह सबसे पहली बात, जैसा कि हर क्लास से पहले अपन बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, इसी प्रकार आज भी बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद लेकर इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और बाबा खाटू श्याम से मेरी मनोकामना है कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, छोटे बड़े भाई जितने भी हैं, इन सब पे आपका आशीर्वाद बना रहे, जिससे ये अपने उद्देश्य की प्राप्ति में जल्दी से जल्दी मेरे भाई उद्देश्य को प्राप्त कर सके। अगली बात यहां पे ये कि हर दिन एक कोई ना कोई मोटिवेशन स्पीच मैं आपके लिए लेके आता हूं, जिससे थोड़ा सा हमारे हौसले जो परास्त होते हुए नजर आते हैं उनमें जान बनती है एक बार, और फिर वापस से हम अपने लक्ष्य के प्रति उतनी ही ईमानदारी और कर्मठता के साथ आगे बढ़ने में बहुत योगदान निभाती है ये मोटिवेशन बातें भी। सुनो, अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें बेटा पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल हकीकत बात है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं है बेटा। किसी भी व्यक्ति को हम एक दिन में जज नहीं कर सकते, जब उसके साथ समय बीतता है तभी उसका आकलन किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी भी एक किताब को एक बार रिवीजन करने से उसकी भाई साहब जो बारीकियां हैं वो आप नहीं समझ सकते, बार बार रिवीजन करते हैं तब उसका आपको कहीं ना कहीं बारीकियां समझ में आती हैं। चलिए, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की झीलें, जिसको मैंने पानी की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा था, एक खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें अपन कंप्लीट कर चुके थे, मीठे पानी की झीलों में भी अपन ने कल कुछ झीलें कंप्लीट कर ली थी, नक्की झील तक कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे का जो मैटर है वो अब चलेगा। और सबसे पहले आपके पास आ चुकी है कौन सी बेटा? आना सागर झील। कौन सी आ चुकी है? आना सागर झील। तो आराम से देखिए मेरे भाइयों, आना सागर झील के बारे में अभी बताता हूं बेटा आपको। आइए, जैसे सुनिए, ये मैं मान लेता हूं आपके लिए बेटा कौन सी झील है ये? आना सागर झील। ओके सर, तो इसे तो अपन मान लेते हैं आना सागर झील। अब अच्छे से समझेंगे आप सभी लोग। ये आपकी आना सागर झील, और आना सागर आना सागर जो झील रहेगी बेटा, ये कहां पे रहेगी? अजमेर के अंतर्गत रहेगी। ओके सर, सबसे पहली बात ये कि इस झील का जो निर्माण करवाया बेटा, वो निर्माण करवाया था अर्णोराज के द्वारा। थोड़ा गले में दिक्कत है, कोई नहीं, सही हो जाएगा, थोड़ी सी चाय लेंगे तब। तो इस झील का जो निर्माण करवाया था वो बेटा अर्णोराज ने करवाया था। और इस झील के अंतर्गत भाई साहब जिस नदी का पानी आता है, इस झील के अंतर्गत जिस नदी का पानी आता है वो ध्यान रखना, उस नदी का नाम है क्या? बांडी नदी बेटा। कौन सी नदी? बांडी नदी। और दूसरी बात ये कि भाई साहब ये जिन पहाड़ियों के बीच में बनी हुई है ये झील, इधर एक पहाड़ी आपकी, ओके सर, और इधर भी एक पहाड़ी, जिन पहाड़ियों के बीच में ये झील बनी हुई है उन पहाड़ियों का नाम है भाई साहब, इधर की तरफ आप जाएंगे तो ये है तारागढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी भाई साहब? तारागढ़ पहाड़ी। ओके सर। और भाई साहब ये है आपकी नाग पहाड़ी। तारागढ़ और नाग पहाड़ी के मध्य बनी हुई झील का नाम है आना सागर झील। निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज ने। किस नदी का पानी इसमें आता है? तो बांडी नदी का पानी आता है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों जी सर, इसके अंतर्गत आपके अक्टूबर 2024 के अंतर्गत इसमें मेरे भाइयों इलेक्ट्रिक क्रूज की शुरुआत की गई है बेटा। ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, सच कह रहा हूं मैं आपको कि 2024 के अंतर्गत इस झील के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक क्रूज की शुरुआत की गई है। इसका मतलब आपका क्रूज का मीनिंग होता है भाई साहब एक प्रकार की नाव, और ये आपका हो गया बिजली का तार। इसके सहारे से चलेगी मेरे भाइयों, इससे उसको आपकी विद्युत मिलेगी, इसके सहारे से चलाया जाएगा। इसमें क्या?
इलेक्ट्रॉनिक क्रूज। तो आपकी कौन सी ऐसी झील है जिसमें मेरे भाइयों इलेक्ट्रॉनिक क्रूज की शुरुआत की गई है? तो ध्यान रखना यही है। और कब शुरुआत की गई है तो यह भी ध्यान रखना, नया पॉइंट है, अक्टूबर 2024। कब शुरुआत की गई है? अक्टूबर 2024। तो राजस्थान की वह झील जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रूज चलाया गया है मेरे भाइयों, ये आपके पोल हो गए और ये बिजली का तार हो गया। इससे संपर्क करके जैसे ट्रेन चलती है ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक क्रूज चलेगा इस झील के अंतर्गत। तो ध्यान रखें ये भाई साहब अक्टूबर 2024 की बात रहेगी, ठीक है सर। इसके बाद मेरे भाइयों इसके पास में ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इसके पास में स्थित है दौलत बाग। क्या है भाई साहब? दौलत बाग, जिसको आप सुभाष उद्यान भी कह सकते हैं। इसी झील के पास में स्थित है दौलत बाग या सुभाष उद्यान। ओके सर। इसी के पास में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप, ये चश्मा ए नूर। क्या बेटा? चश्मा ए नूर इसी के पास में स्थित है। और इसी के पास में स्थित रहेगा भाई साहब ये भी ध्यान रखेंगे, बारहदरी। चश्मा ए नूर और एक बारहदरी तटबंध। तो भाई साहब इस झील के पास में ये तीन चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। कौन सी झील के पास में? आना सागर झील के पास में। इसके पास में दौलत बाग या सुभाष उद्यान स्थित है, इसके पास में चश्मा ए नूर स्थित है और बारहदरी तटबंध स्थित है। ये तारागढ़ और नागपाड़ी के मध्य स्थित है। निर्माण अरोड़ोराज ने करवाया था। कौन सी नदी पे बनी हुई है? बांडी नदी पे बनी हुई है। और मेरे भाइयों इलेक्ट्रॉनिक क्रूज जो इसमें शुरुआत किया गया है अक्टूबर 2024 में। इन चीजों को आपको याद रखना है मेरे भाइयों। कौन सी झील के अंतर्गत बेटा? आना सागर झील के अंतर्गत। तो यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट झील रहेगी। जी सर। तो यहां पे इसका मैटर देख लेते हैं। आइए देखो स्थिति कहां पे रहेगी बेटा? अजमेर के अंतर्गत रहेगी। निर्माण अरोड़ोराज ने करवाया था। नदी कौन सी आएगी? बांडी नदी। इस झील के पास में स्थित रहेगा दौलत बाग या सुभाष उद्यान, चश्मा ए नूर और बारहदरी तटबंध। दौलत बाग या सुभाष उद्यान किसने बनवाया था? इसके पास में जहांगीर ने। चश्मा ए नूर भी जहांगीर ने। और बारहदरी तटबंध किसने बनवाए थे? शाहजहां ने। एक बात मैं यहां लिख देता हूं जो वहां पे नहीं है मेरे भाइयों। जी सर। बात यह है कि आना सागर झील में, आना सागर झील में अक्टूबर 2024 से, अक्टूबर 2024 से इलेक्ट्रॉनिक क्रूज की शुरुआत, इलेक्ट्रॉनिक क्रूज की शुरुआत की गई है। इलेक्ट्रॉनिक क्रूज की शुरुआत की गई है। तो एक बात आपकी ये निकल के आ गई कि आना सागर झील में अक्टूबर 2024 से बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक क्रूज की शुरुआत की गई है। अच्छा पॉइंट हो सकता है, मैं कह रहा हूं आपसे, ये वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना भाई साहब आपका ये वाला पॉइंट। ओके। गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरी ओर से एक बार और। आप सभी के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए अगली जो झील है अपन के पास वो है फॉय सागर। अच्छे से समझेंगे भाई साहब। इसका जो निर्माता है या इसका जो निर्माण करवाया था भाई साहब, वो करवाया था आपके इंजीनियर फॉय ने। किसने करवाया? इंजीनियर फॉय ने। भाई साहब ये जिस नदी पे बनी हुई है, ये जिस नदी पे बनी हुई है वो भी आप ध्यान रखेंगे, उस नदी का नाम है बांडी नदी। जी सर। अब ध्यान देना अच्छे से बेटा, ये आपकी बांडी नदी आ गई। ओके सर। और बांडी नदी का आपका पानी सबसे पहले इसी झील में जाता है जिसको आप कहते हैं फॉय सागर। कौन सी बेटा? फॉय सागर। ओके सर। तो सबसे पहले पानी आता है इसका फॉय सागर झील में। ओके। बांडी नदी का, फॉय सागर झील का फिर अतिरिक्त पानी जब ये ओवरफ्लो हो जाती है तो इसका अतिरिक्त पानी पहुंचता है मेरे भाइयों किसके अंतर्गत? अभी आप पढ़ के आ रहे हैं जिसके अंतर्गत? आना सागर झील के अंतर्गत पहुंचता है। ओके सर। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये आती है कि फॉय सागर झील की स्थिति भी कहां पे है? अजमेर में। और निर्माता कौन है? इंजीनियर फॉय। नदी कौन सी आ रही है? बांडी नदी। तो बांडी नदी का पानी पहले तो किस में आएगा? फॉय सागर झील में। ओके सर। उसके बाद ये पानी किस में जाएगा? आना सागर झील में। चलो ठीक है सर। अब ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, इंजीनियर फॉय ने ये क्यों बनवाई फॉय सागर झील? तो भाई साहब ये राजस्थान की मेरे भाइयों अकाल राहत, ये राजस्थान की क्या मानी जाती है? अकाल राहत झील है। तो इसका मतलब आपसे कहा जाए कि इंजीनियर फॉय ने राजस्थान की जो अकाल राहत झील बनवाई थी उसका नाम क्या था? तो फॉय सागर। अब इससे पहले भी मैं आपको एक अकाल राहत झील बनवा चुका हूं
जो राज सिंह के द्वारा बनवाई गई थी, जिसका नाम था राजसमंद झील। बिल्कुल बनवा चुके हैं सर। तो भाई साहब यहां पे ध्यान रखेंगे, राजस्थान की अकाल राहत झील तो है, लेकिन भाई साहब कौन सी है? तो भाई साहब ये राजस्थान की दूसरी, ये राजस्थान की आपकी कौन सी रहेगी बेटा? दूसरी अकाल राहत झील। तो ये राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील है। इसका मतलब अगर मैं प्रथम की बात करूं कि प्रथम कौन है, तो आप ध्यान रखना प्रथम जो झील है वो है अकाल राहत कौन सी? राजसमंद झील। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। ओके सर। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात कि भाई साहब इसका नया नाम आ चुका है वर्तमान में, अब ये नाम नहीं रहा। तो भाई साहब इसका जो नया नाम आया है वो क्या है? तो इस झील को अब बोलेंगे वरुण सागर। भाई साहब इस झील को क्या कहेंगे आप? वरुण सागर बोलेंगे। तो भाई साहब आपसे पूछा जाए कि फॉय सागर झील को अब क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना बेटा इसे कहा जाएगा वरुण सागर झील। कौन सी सागर झील बेटा? वरुण सागर झील। बोलो क्लियर है? जी सर। तो फॉय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फॉय ने करवाया, बांडी नदी पे बनी हुई है। क्यों करवाया? क्योंकि ये राजस्थान में अकाल से बचने के लिए झील का निर्माण करवाया। अब राजस्थान में सबसे पहले अकाल से बचने के लिए जो झील बनवाई थी वो राज सिंह ने बनवाई, जिसका नाम था राजसमंद। तो ये राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील मानी जाती है और इसका नया नाम रख दिया गया है, वो भी ध्यान रखेंगे आप, वरुण सागर। ओके, अब इसके मैटर की तरफ चलते हैं। आइए तो देखिए, ये जो झील आप देख रहे थे बेटा, ये है कहां? अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? इंजीनियर फॉय ने। किस नदी पे बनी हुई है? बांडी नदी पे। फॉय सागर झील का अतिरिक्त पानी बेटा किसको जाता है? आना सागर झील को जाता है। जी सर। इस झील का निर्माण इंजीनियर फॉय के द्वारा अकाल राहत के लिए करवाया गया। किसके लिए बेटा? अकाल राहत के लिए। आगे भी चलते हैं। फॉय सागर झील को देखो, ये राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील माना जाता है। और यहां पे नोट में मैंने लिखा है कि राजस्थान की प्रथम अकाल राहत झील बताइए किसको माना गया है? राजसमंद झील को माना गया है, जिसका निर्माण आपके राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। चलिए बताइए, यहां तक बात कंप्लीट है आपकी? यहां तक बात कंप्लीट है मेरे भाइयों? ओके, आगे बढ़े इससे आगे। बिल्कुल। एक बात और मेरे भाइयों, मेरे को आप एक बार सभी बच्चे एक बात बताएंगे कि देखिए, अपन बिल्कुल जीरो टू हीरो बैच के अंतर्गत अपन ने जब शुरुआत की थी तो बिल्कुल जीरो से की थी, बिल्कुल पहली क्लास से की थी। मानता हूं कि आपका प्यार मुझे काफी अच्छा मिला है। और हीरो बैच ये क्यों रखा गया था? क्योंकि इसमें पढ़ाने का जो तरीका था वो बिल्कुल जीरो से उठाया जाता है और बिल्कुल टॉप तक छोड़ा जाता है। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, कि देखिए, इतनी आप किसी भी कोचिंग सेंटर के अंतर्गत जितना कंटेंट अपन प्रोवाइड करवा पा रहे हैं यहाँ पे आपके लाइव क्लास के अंतर्गत, बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। इतना कंटेंट अगर आप ज्योग्राफी के लिए किसी भी कोचिंग में पढ़ने के लिए जाओगे तो मैं सच बता रहा हूं, आपको बहुत बड़ी फीस लेनी पड़ती है, या फिर बहुत बड़ी फीस आपको देनी पड़ेगी मेरे भाइयों, और कोचिंग वालों को लेनी पड़ती है। तो मेरे भाइयों देखो, जब मैं इतना सब कुछ कंटेंट आपको फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूं यूट्यूब के अंतर्गत, जिससे आप अपने नोट्स भी बना रहे हैं अच्छे से, और इसकी पारदर्शिता उस दिन आपको पता चलेगी जिस दिन कोई पेपर होगा। मैं सच कह रहा हूं, उस दिन मैंने जितना भी कंटेंट पढ़ाया है, जब अगर पेपर होगा तो इसमें से मैं जितना भी पढ़ाया हूं उसमें से कट पीस लगभग के आपको बताऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन यहां से आया, ये क्वेश्चन यहां से आया। तो मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि जब आप इस क्लास को लेने के लिए आया करो तो उससे पहले प्लीज इसे लगातार सभी जगह शेयर कर दिया करो आप, जिससे बहुत सारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ओके जी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, हाँ नहीं धन्यवाद की कोई बात नहीं, बस आपका ये प्यार प्रेम यूं ही बना रहे, ये क्लास तो यूं ही चलती रहेगी एंड तक मेरे भाइयों जी। चलिए ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको बेटा? वेरी गुड। अब चलते हैं आगे की ओर, और अगली जो आपकी भाई साहब झील है उसका नाम है क्या? गजनेर झील। कौन सी झील है बेटा? गजनेर झील। पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। आइए सबसे पहले बात करेंगे अपन गजनेर झील। तो मेरे भाइयों, गजनेर झील को किसने बनवाया था बेटा, और इसे क्या कहते हैं, सारी चीजें आपको बताऊंगा। चाय पी लीजिए एक बार आप। हाँ अब चलिए थोड़ा सा नेट फायदा हुआ गले के लिए। सबसे पहले बात करते हैं बेटा गजनेर झील की। चलिए ये मान लेता हूं मैं आपके सामने भाई साहब, कौन सी झील है? गजनेर झील। ओके सर, ये आपकी हो गई गजनेर झील। अब ध्यान देना बेटा अच्छे से। जी सर, इस झील की जब स्थिति आप देखने के लिए जाएंगे तो ये मिलेगी आपको बीकानेर। कहां मिलेगी? बीकानेर। ओके सर, गजनेर झील। इसका जो निर्माण करवाया मेरे भाइयों बीकानेर के महाराज,
जब निर्माण की बात आती है तो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने इस झील को बनवाया। गंगा सिंह ने इस झील को बनवाया। कौन सी झील को बेटा? गजनेर झील को। अब इसका पानी भाई साहब इतना साफ सुथरा रहता है कि इसके पानी के अंतर्गत आप तलीय भाग को देख लो। इसीलिए इस झील को ध्यान रखना भाई साहब, गजनेर झील को भाई साहब पानी का शुद्ध दर्पण बोला जाता है। इस झील को भाई साहब क्या कहा जाता है? पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। कौन सी झील को? गजनेर झील को। और एक बात ध्यान रखेंगे कि भाई साहब यह है जो झील है, यह जो झील है भाई साहब, वो पता है नखलिस्तान का उदाहरण मानी जाती है। अब मैं बताऊंगा नखलिस्तान क्या होता है। यह झील नखलिस्तान का उदाहरण मानी जाती है। अच्छा सर, हाँ भाई साहब, तो ये जो झील है बेटा, ये नखलिस्तान का उदाहरण मानी जाती है। यहां पे आ जाता हूं मैं साइड के अंतर्गत कि गजनेर झील की जो स्थिति रहेगी भाई साहब, वो कहां पे रहेगी? तो ये ध्यान रखना, बीकानेर में रहेगी। ओके, निर्माण किसने करवाया इसका? तो भाई साहब आपके बीकानेर के महाराज, बीकानेर के महाराज मेरे भाइयों, और बीकानेर के जो महाराज रहेंगे सर, उनको आप कहेंगे गंगा सिंह। ये वही बीकानेर के महाराज गंगा सिंह है जो आपकी गंग नहर बनवाएंगे, सिंचाई परियोजना में पढ़वाऊंगा। इसीलिए इनको आधुनिक भारत का भागीरथ कहेंगे। झील के कारण नहीं, गंग नहर के कारण कहा जाता है। चलिए अगली बात, विशेष क्या है सर? तो विशेष में मैंने देखो ये चीजें बता दी आपको। एक तो विशेष ये रहेगा बेटा कि सर इस झील को मेरे भाइयों पानी का शुद्ध दर्पण, ध्यान रखना, इस झील को बेटा पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। तो गजनेर जो झील है इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। और एक मैंने ये कहा कि यह झील नखलिस्तान का उदाहरण मानी जाती है। अब नखलिस्तान सर क्या होता है? तो गजनेर झील जो है मेरे भाइयों, ये बीकानेर के अंतर्गत है और इसे अपन ने क्या कहा है मेरे भाइयों? पानी का शुद्ध दर्पण कहा है। बिल्कुल कहा है सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका नखलिस्तान का उदाहरण क्यों मानी जाती है? तो यहां पे ध्यान देंगे कि मरुस्थल में पाई जाने वाली वह झील, मरुस्थल में पाई जाने वाली वह झील जिसके आसपास मेरे भाइयों हरियाली युक्त भाग हो, जिसके आसपास हरियाली युक्त भाग हो मेरे भाइयों, उसे क्या कहा जाता है बेटा? नखलिस्तान का उदाहरण माना जाता है। ओके, चलिए, तो यहां पे आपको यह पता चल गया कि गजनेर झील की स्थिति रहेगी बीकानेर में रहेगी। इसका जो निर्माण है वो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया और इसका पानी इतना साफ सुथरा रहता है कि इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं और ये एक नखलिस्तान का उदाहरण मानी जाती है। गजनेर झील हो गई बेटा नखलिस्तान का उदाहरण। एक कोलायत झील रहेगी, वो भी नखलिस्तान का उदाहरण है। एक जैसलमेर की गड़ीसर झील है, वो भी नखलिस्तान का उदाहरण है। ये सारी चीजें मैंने जब मरुस्थल पढ़ाया है तो वहां पे लिखाई हुई है आपको। जी सर। तो भाई साहब नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि चाय पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन अति किसी भी चीज की होती है तो उस सारी चीजों का ही नुकसान भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं मेरे गले के लिए नॉर्मल लेता हूं, तो आप बेफिक्र रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। आप सब लोगों की मेरे ऊपर दुआएं हैं तो मैं हमेशा बिंदास रहूंगा। ओके, चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। मैं एक चाय और ले लेता हूं। चलिए, अरे पाकिस्तान में बेटा नखलिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के अंतर्गत चोलिस्तान है। आपके थार के मरुस्थल का वह भाग जो पाकिस्तान में पाया जाता है उसे चोलिस्तान कहते हैं बेटा। अपन नखलिस्तान पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। चलिए अगला, अब आती है भाई साहब आपकी कायलाना झील। कौन सी आती है? कायलाना झील। बड़े अच्छे से समझना भाई साहब, इस झील का मीनिंग क्या रहेगा। जी गुरुजी, तो सबसे पहले तो ये सुन लीजिए आप कि कायलाना जो झील है भाई साहब, ये कहां पे है? आपकी जोधपुर के अंतर्गत है। ये कहां पे है? जोधपुर के अंतर्गत है कायलाना झील। दूसरी बात भाई साहब, जब निर्माण की बात आती है, जी सर, तो इसका जो निर्माण है भाई साहब वो सर प्रताप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सर प्रताप सिंह ने करवाया। अब अच्छे से सुनना भाई साहब, इस झील के बारे में गजब की बात आने वाली है। आपने ये एक नदी का नाम सुना होगा व्यास, और एक नदी आपने ये सुनी होगी, जी सर, सतलज। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप तो ध्यान बनाए रखना। तो भाई साहब एक नदी है आपके पास, कौन सी नदी? व्यास नदी। और भाई साहब एक है आपके पास कौन सी नदी बेटा? सतलज नदी। तो व्यास और सतलज नदी। ओके सर। और व्यास और सतलज नदी के संगम पर यहां बना हुआ है मेरे भाइयों आपका एक बांध, जिसे आप कहेंगे
हरके बैराज बांध। कौन सा बांध है ये? हरके बैराज बांध। ओके सर, तो यहां बना हुआ है आपका हरके बैराज बांध, और हरके बैराज बांध की जो लोकेशन है वो पंजाब। अपन वहीं पहुंचने वाले हैं, आप बेफिक्र रहिए भाई साहब। किस पे? कायलाना झील पे पहुंच जाएंगे। अब इस हरके बैराज बांध से ध्यान रखना, ये आपका बना लेता हूं कौन? राजस्थान। ओके सर, ये आपका राजस्थान। ओके बेटा, ये कौन आ गया? राजस्थान। ध्यान देना बेटा, ये आपका आ गया राजस्थान। ओके सर, तो इस हरके बैराज बांध से मैं निकाल के लाया हूं IGNP। कौन आई है बेटा? IGNP। तो इसे आप मानेंगे जो मैंने अभी निकाली है ये नहर, इसे आप कहेंगे IGNP। ओके सर, तो ये हो गई बेटा आपकी IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। जी सर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब ध्यान देना बेटा, इस जगह पे आपकी ये रही वो झील जिसको आप क्या कह रहे हैं? कायलाना झील। ओके सर, ये रही भाई साहब कायलाना झील। अब इंपॉर्टेंट बात ये है सर कि IGNP की भाई साहब ये इस जगह से IGNP से इसको पानी की पूर्ति की जाती है। किसको? कायलाना झील को। इसका मतलब राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील कभी पूछा जाए जिसमें पानी की पूर्ति IGNP से की जाती है तो ध्यान रखना वो रहेगी कायलाना झील। कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसमें पानी की पूर्ति IGNP से की जाती है उसे कहेंगे कायलाना झील। तो यहां पे हमें यह समझ में आया कि कायलाना झील के अंतर्गत जो पानी की पूर्ति होती है भाई साहब, वो पानी की पूर्ति कराती है कौन? IGNP। ओके सर, और फिर कायलाना झील आपकी पेयजल आपूर्ति कराती है जोधपुर को। भाई साहब इसमें तो पानी की पूर्ति होती है कहां से? IGNP से। और फिर ये पेयजल आपूर्ति किसको कराती है भाई साहब? जोधपुर को कराती है। ये पेयजल आपूर्ति किसको कराती है बेटा? जोधपुर को कराती है। कौन? कायलाना झील। ओके सर, और इसी के पास में स्थित है, इसके पास में स्थित है, ध्यान रखेंगे ये भी, माचिया सफारी। इसी के पास में स्थित है कौन सा पार्क भाई साहब? माचिया सफारी पार्क है। दोनों बातें क्लियर हो गई? जी सर। अब एक बात और ध्यान रखना, आने वाले समय में यहां जैसलमेर के अंतर्गत एक झील पड़ती है और उस झील का नाम है गड़ीसर झील। कौन सी झील? गड़ीसर झील, जो कहां पे पड़ती है? जैसलमेर के अंतर्गत पड़ती है। इसको भी भाई साहब पानी की पूर्ति किससे कराई जाएगी? IGNP से। तो भाई साहब ये आपका, इसको भी आने वाले समय में, यहां लिख देता हूं आपके लिए, आने वाले समय में, आने वाले समय में IGNP से, आने वाले समय में बेटा IGNP से पानी की पूर्ति, आने वाले समय में IGNP से पानी की पूर्ति होगी। तो पानी की पूर्ति होगी किसको मेरे भाइयों? गड़ीसर झील को। अभी किसको हो रही है? कायलाना झील को। तो इसका मतलब जब गड़ीसर झील को पानी की पूर्ति होने लग जाएगी तो इसका मतलब राजस्थान की दो झीलें ऐसी हो जाएंगी जिनके लिए पानी की पूर्ति किससे होगी बेटा? IGNP से होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो एक बार कमेंट करके बता दो कि यहां तक की बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। कायलाना जो झील है वो जोधपुर में रहेगी। सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। व्यास और सतलज नदी के संगम पर बने हरके बैराज बांध से निकल के आती है IGNP, वो इस कायलाना झील को पानी की पूर्ति कराती है। ओके सर, और पेयजल आपूर्ति फिर कायलाना झील किसको देती है? जोधपुर को। इसके पास में स्थित है माचिया सफारी। ओके सर, और आने वाले समय में इसी IGNP से पानी की पूर्ति होगी गड़ीसर झील को। जी सर, अभी होली के दिन है बेटा, पहले पढ़ लो आराम से। अभी होली के दिन है, आराम से मस्त होके खेलेंगे, टेंशन मत लीजिए। होली आपके मेवाड़ के लोगों के साथ में खेल के जाऊंगा, बेफिक्र रहिए, और अपन सभी मिलके खेलेंगे। उस दिन अपन कोई क्लास नहीं रखेंगे, होली वाले दिन बेफिक्र रहिए। आप भी इंजॉय करना, मैं भी इंजॉय करूंगा। चलिए, तो पहले यूं बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आ गई ना? जी सर, क्लियर है। ओके, तो फिर आगे बढ़ा जाए। क्लियर है तो भाई साहब जी देखिए भाई साहब, आगे चलते हैं मेरे भाइयों। ये इसी के इस झील के बारे में मुझे बात करनी थी आगे। मेरा ये तरीका थोड़ा अलग है, आपको शायद हो सकता है ये पहली बार नजर आ रहा हो। मैं हर एक चीज को पहले डायग्राम से समझाता हूं आपके लिए, उसके बाद मैं थ्योरेटिकल मैटर रखता हूं आगे, जिससे आप वहां से नोट्स बना सकें, और वो डायग्राम से भी आपको चीजें इजी गोइंग समझ में आ जाती हैं। तो मेरा पढ़ाने का तरीका आपको शायद समझ में आ गया होगा कि गौरव सर हमको कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि पहले किसी भी चीज का हेडिंग में लगाता हूं, उसको पहले डायग्राम के एंगल पे समझाता हूं कि डायग्राम में इसका महत्व क्या है। डायग्राम से क्या है, एक ही बार में बच्चों के समझ में अच्छे से आता है, और उसके बाद फिर मैं उसका पूरा कंटेंट आपको दिखाता हूं कि इसके अंतर्गत ये बातें रहेंगी। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो इससे क्या है, आपको एक ही बार में कंठस्थ हो जाता है कि अच्छा ये चीज है, इसमें इस प्रकार से रहेगी। बिल्कुल ओके। चलिए, तो भाई साहब कायलाना झील की जो स्थिति थी
वो तो आपकी कहां पे थी, जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है सर। और भाई साहब जब निर्माण की बात आई थी तो निर्माण करवाया था भाई साहब सर प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था बेटा? सर प्रताप सिंह ने। और विशेष क्या था? तो विशेष में भी मैंने बताया कि यह राजस्थान की मेरे भाइयों एकमात्र, यह राजस्थान की बेटा एकमात्र ऐसी झील जिसमें पानी, ऐसी झील बेटा जिसमें पानी मेरे भाइयों IGNP, जिसमें पानी IGNP से डाला जाता है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसमें पानी IGNP से डाला जाता है। और जैसलमेर में स्थित गड़ीसर झील को वर्तमान में IGNP से जोड़ा जा रहा है, यह मैं क्लियर कर ही चुका हूं। दूसरी विशेष बात यह रहेगी बेटा, इस झील के द्वारा पेयजल जो आपूर्ति कराई जाती है, यह भी ध्यान रखना, इस झील के द्वारा जो पेयजल आपूर्ति कराई जाती है वो आपके जोधपुर शहर को इसी से होती है भाई साहब। तो जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति भी इसी से होती है। और तीसरी बात यह भी ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, इसमें कायलाना झील के अंतर्गत कि इसके पास में कभी भी घूमने जाओ तो ध्यान रखना माचिया सफारी, इसके पास में बेटा माचिया सफारी पार्क, इसके पास में माचिया सफारी पार्क मेरे भाइयों क्या है? स्थित है। ओके, तो ये थी आपकी कायलाना झील। चलिए अब चलते हैं मेरे भाइयों अगले पॉइंट पर। अब आती है आपकी एक इंपॉर्टेंट झील जिसे आप कहेंगे पुष्कर झील। कौन सी बेटा? पुष्कर झील जी। अब देखिए बेटा पुष्कर झील क्या इंपॉर्टेंस रखती है अपने लिए, यहां पे समझते हैं। आइए, सबसे पहली बात तो ये पुष्कर झील की जो स्थिति रहेगी ये रहेगी अजमेर में। ओके सर। दूसरी बात ये कहा जाता है कि ये आपकी जो झील है ये ज्वालामुखी लावे से निर्मित झील है। तो बताइए इसे अपन क्या मान लेंगे सर? इसे अपन क्रेटर झील मान लेंगे। ओके सर। तो ये अजमेर के अंतर्गत रहेगी और ये ज्वालामुखी लावे से निर्मित क्रेटर झील। हालांकि कुछ धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो कमल के फूल पर तपस्या कर रहे थे, उस कमल के फूल में से एक पंखुड़ी के गिरने से इस झील का निर्माण हो गया, ऐसा भी बताते हैं धार्मिक मान्यताओं में। लेकिन अपन यहां पे जो भूगोलवेत्ताओं के द्वारा माना गया है उसी को ऑथेंटिक मानेंगे कि इस झील का निर्माण ज्वालामुखी लावे से हुआ है। और ज्वालामुखी लावे से बनने वाली झीलों को बेटा अपन क्या कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं। ओके सर। अब इसी वजह से भाई साहब एक बात ध्यान रखेंगे, जब आपके ज्वालामुखी लावे से बनने वाली क्रेटर झील मान रहे हैं तो बताइए ये तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो गई, अपन का तो इसमें कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो इसीलिए भाई साहब यह राजस्थान की, ध्यान रखना भाई साहब, यह राजस्थान की मेरे भाइयों आपकी सबसे बड़ी, इसीलिए यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की, और पता है कैसी झील है? इसीलिए यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। तो कल को पूछा जाए कि आपके राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, तो भाई साहब आप ध्यान रखना कौन सी रहेगी? पुष्कर झील रहेगी। ओके सर। अब अगली बात मेरे भाइयों ये भी ध्यान रखेंगे। जी सर बताइए। अब ये जब आपकी प्रकृति द्वारा प्रदत्त है तो लोगों का यह मानना है कि इससे ज्यादा पवित्र झील कोई हो नहीं सकती। तो यह भी ध्यान रखेंगे, यह आपके राजस्थान की, यह बेटा आपके राजस्थान की सबसे पवित्र, जी सर, यह राजस्थान की सबसे पवित्र व धार्मिक, यह राजस्थान की सबसे पवित्र व धार्मिक झील मानी जाती है। ओके सर। अब मेरे भाइयों अगली बात यह ध्यान रखेंगे कि इसी झील पर भाई साहब आपके कार्तिक पूर्णिमा को, कब बेटा? इसी झील पे मेरे भाइयों कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है बेटा? मेला लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला लगता है उसमें किसकी परंपरा है? दीपदान की परंपरा है। तो इसी झील पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है जहां पे लोग अपनी मनोकामनाओं के साथ पहुंचते हैं और पत्ते पे दीपक जला के इसमें छोड़ते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो यह भी ध्यान रखना है कि कार्तिक पूर्णिमा को यहां मेला लगता है जिसमें दीपदान की परंपरा है। ओके, सारी चीजें आएंगी बेटा, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, सारी चीजें आएंगी। फिर अगली बात, जो कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है बेटा, ये जो मेला लगता है इसे पता है क्या कहा जाता है? इसे ध्यान रखना बेटा, इसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। इसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है, जो कि मेरे भाइयों ऊंटों की बिक्री के लिए, यह राजस्थान का क्या कहलाता है? रंगीला मेला कहलाता है, जो कि ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अब भाई साहब इतना कुछ होने के बाद कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, इसी को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, धार्मिक और पवित्र माना जाता है, यही कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है,
और उस मेले के अंतर्गत दीपदान की परंपरा है। उस मेले को राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं, जो कि ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। अब इसके बाद मेरे भाइयों मेरी मैडम ने जिद की कि मुझे तो दिखा के लाइए यार इस झील को। तो मेरी मैडम नहीं थी भाई साहब, मेरी मैडम नहीं है, ध्यान से सुनना, मेरी नहीं मैरी मैडम। तो इसका मतलब भाई साहब जो ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है ये। अब भाई साहब अगली बात देखो मैं कैसे लिंक कर रहा हूं। 1911 में मैडम, तो मेरी नहीं भाई साहब, मैरी, मैडम मैरी, 1911 में मैडम मैरी ने भाई साहब इस झील पे बनवा दिया क्या, जनाना घाट। तो मैडम मैरी ने 1911 में इस झील पर क्या बनवाया भाई साहब, जनाना घाट बनवाया। जी सर। अब क्या होता है भाई साहब, 1911 में मैडम मैरी तो जनाना घाट बनवा के चली गई। जी सर। उसके बाद 1948 में चल बसे आपके कौन, महात्मा गांधी। तो 1948 में भाई साहब आपके राष्ट्रपिता, जिनको आप कहेंगे महात्मा गांधी, और राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी 1948 में चल बसे मेरे भाइयों जी, इनकी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भाई साहब जनाना घाट से कर दिया गया। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन कौन से घाट से किया गया, जनाना घाट से। बिल्कुल सर। तो राष्ट्रपिता महात्मा जो गांधी थे भाई साहब, इनकी जो अस्थि हैं, इन अस्थियों का विसर्जन जो किया गया मेरे भाइयों, वो अस्थियों का विसर्जन ध्यान रखना कौन से घाट से कर दिया गया, जनाना घाट से। अब भाई साहब प्रॉब्लम ये हो गई कि जनाना घाट इसका नाम रखेंगे तो हर कोई ये कहेगा देखो महात्मा गांधी को भाई साहब जनाना घाट से विसर्जित किया गया। तो भाई साहब यहां पे क्या किया गया वर्तमान में कि ये जो जनाना घाट है भाई साहब, अस्थियों का विसर्जन जनाना घाट से हुआ है। किसका, राष्ट्रपति महात्मा गांधी का। अब भाई साहब क्या हुआ है, जनाना घाट का भाई साहब नाम चेंज करके, तो ध्यान रखना भाई साहब वर्तमान में इसको जनाना घाट को भाई साहब आपके आज वर्तमान में, जी सर, वर्तमान में पता है किसके नाम से जाना जाता है, गांधी घाट के नाम से जाना जाता है, गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। ओके, इसका मतलब अगर इस तरीके से इसका फ्लो बनाओगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। देखो दोबारा से समझाता हूं, इस झील का निर्माण ज्वालामुखी लावे से हुआ है तो इसे मैं क्रेटर मान लूंगा। अब लावे से अगर हुआ है तो भाई साहब ये मेरी घटना तो है नहीं, ये प्राकृतिक घटना है, तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील हो गई। ओके सर। इसीलिए लोग इसे पवित्र और धार्मिक झील मानते हैं। इस पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है जिसमें दीपदान की परंपरा है, और वहां पे भाई साहब जो मेला लगता है उसे राजस्थान का रंगीला मेला कहते हैं, जो ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। एक दिन उस मेले को देखने के लिए जिद करती है मैडम मेरी, तो मेरी तो नहीं है भाई साहब, मैरी है। तो मैडम मेरी एक दिन इस मेले को देखने के लिए जिद करती है, 1911 में यहां आती है और एक जनाना घाट का निर्माण करवाती है। उस जनाना घाट से ही आप महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन कर देते हैं। उसके बाद मेरे भाइयों जनाना घाट को फिर किस नाम से जाना जाता है, गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। अब इस झील की जब आप संरचना देखने कभी भी जाएंगे तो यह झील कुछ आपको ऐसे दिखेगी बेटा, ये कुछ ऐसे दिखेगी। मतलब ये तो सर अर्धचंद्राकार आकृति में है, बिल्कुल। तो ये जो झील है ना कुछ इस आकृति में आपको दिखाई देती है, अर्धचंद्राकार आकृति में दिखाई देती है। ओके सर, अर्धचंद्राकार आकृति में दिखाई देती है मेरे भाइयों। कौन सी झील है, पुष्कर झील। ओके सर। और पुष्कर झील को इसीलिए मेरे भाइयों बोलते हैं अर्धचंद्राकार झील भी कहा जाता है। और ये जो मैंने बनाए हैं इस पे, ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये जो मैंने बनाए हैं सर, ये बेटा इस पे घाट हैं, और इन घाटों की संख्या हो जाती है कितनी आपको मालूम है बेटा, 52 घाट। ये कितने घाट हैं इस पे, 52 घाट। इसीलिए इस झील को 52 घाटा झील भी कहते हैं। तो भाई साहब इसे अर्धचंद्राकार झील भी कहते हैं, 52 घाटा झील भी कहते हैं मेरे भाइयों पुष्कर झील को। इसके अलावा बेटा इसे कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंकण तीर्थ भी कहते हैं। जी सर। इसके अलावा इसे तीर्थ राज भी कहते हैं। ओके सर। इसे तीर्थों का तीर्थ भी कहते हैं, तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है। ओके सर। अर्धचंद्राकार झील भी कहते हैं, 52 घाटा झील भी कहते हैं, हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कहते हैं भाई साहब। इसके बाद इस पे जितनी भी बातें हैं मेरे भाइयों वो सब आपकी धार्मिक बातें हैं। जैसे सर, जैसे भाई साहब इस झील के पास में भारत का सबसे प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है। ओके सर। इस झील के पास में ही भाई साहब आपके वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई। ओके सर। इसी के अंतर्गत मेरे भाइयों और बात बताऊं तो कौरव और पांडवों का मिलन स्थल भी इसी झील पे रहा है। ओके सर। और बात बताऊं तो भाई साहब विश्वामित्र ने इसी झील के किनारे तपस्या की थी, जिसे इंद्र की अप्सरा मेनका के द्वारा भंग किया गया। सिखों के 10वें गुरु कहे जाने वाले गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ का पाठ भी यही किया।
कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना यहां पे की गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिताजी दशरथ जी का पिंडदान भी इसी में किया गया। अच्छा सर, हाँ, सावित्री माता गायत्री माता के मंदिर भी इसी झील के अंतर्गत है भाई साहब। मतलब सारी धार्मिक चीजें, भारत का सबसे प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर यहां पे है। वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना यहां पे की गई है। विश्वामित्र ने यहां पे तपस्या की थी जिसे इंद्र की अप्सरा मेनका के द्वारा भंग किया गया। सावित्री माता गायत्री माता के मंदिर है भाई साहब। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की थी। यहाँ पे कौरव और पांडवों का मिलन स्थल ये रही है भाई साहब। इस प्रकार की सारी धार्मिक चीजें इसी झील पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब अगली बात ये आती है कि इस झील के अंतर्गत आपके राजस्थान के या भारत के कुछ व्यक्ति विशेष जो हैं, आपके राजस्थान या भारत से जो कुछ व्यक्ति विशेष हैं, उनकी अस्थियों का विसर्जन भी इस झील में हुआ है। अब वो कौन कौन है? तो एक तो आपके सामने आ ही गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बिल्कुल सर। इसके अलावा शिवसेना के सदस्य थे बाल ठाकरे, उनकी भी अस्थियां यहां पे आई हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शिवसेना के सदस्य बाल ठाकरे, इसके अलावा भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गुज्जर समाज के भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने निभाया अपना, वो थे भाई साहब वैसला साहब। कौन? वैसला साहब। उनकी भी अस्थियों का विसर्जन यहां पे हुआ है। तो 4 व्यक्ति विशेष ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी, बाल ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी और वैसला साहब। तो देखिए भाई साहब, यहाँ पे ये पूरा मैटर आपको आगे मिल जाएगा बेटा। देखिए, तो इस जो नदी थी, सॉरी ये जो झील थी, इसकी स्थिति कहां पे है? पुष्कर झील की अजमेर में। इसमें जिस नदी का पानी आता है उस नदी का नाम क्या है? सरस्वती। बेटा इसमें किस नदी का पानी आता है? सरस्वती नदी का पानी आता है। ओके सर, चलो ये भी ठीक है, अजमेर में हो गई। ज्वालामुखी लावे से निर्मित झील है, इसलिए इसे क्या कहेंगे अपन? क्रेटर झील कहेंगे। तो ये स्थिति, नदी और निर्माण, यह एक मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी, मैंने कैसी बताई? प्राकृतिक। यह राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध, मैंने कैसी बताई? धार्मिक झील मानी जाती है। ओके सर। फिर मैंने कहा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस झील को भारत व राजस्थान की सबसे क्या माना जाता है? पवित्र। इस झील पर भाई साहब कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला, जिसमें दीपदान की परंपरा है। इस झील पर कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला लगता है उसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है, जो ऊंटों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जी बिल्कुल सर। पुष्कर झील पर 1911 में भाई साहब किसको? मैडम मैरी ने एक जनाना घाट का निर्माण करवाया, जिसपर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन इसी घाट से किया गया। इस कारण वर्तमान में इस घाट को भाई साहब क्या कहते हैं? गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। ओके सर। अगली बात आई थी पुष्कर झील में अस्थियों का जो विसर्जन हुआ है उसमें एक महात्मा गांधी, बाल ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी और किरोड़ी सिंह वैसला। भारत का सबसे प्राचीन, ये अच्छा पॉइंट है, ब्रह्मा जी का मंदिर इस झील पर स्थित है और वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना इसी झील के किनारे की गई। ये कुछ चीजें आप यहां पे ध्यान रखेंगे। धार्मिक चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहां पे ध्यान रखने हैं। ओके डन। अब चलते हैं मेरे भाइयों आगे। पुष्कर झील के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। कौन सी झीलें और रहेंगी अभी आपकी? चलिए, अच्छा ये उपनाम भी देख लीजिए बेटा पुष्कर झील के। एक इसको मैंने कहा है क्रेटर झील, बिल्कुल सर। ज्वालामुखी लावे से बनती है तो ज्वालामुखी झील। इसी को बोलते हैं कोंकण तीर्थ, इसी को बोलते हैं तीर्थराज, इसी को बोलते हैं तीर्थों का तीर्थ, इसी को बोलते हैं तीर्थों का मामा, इसी को कहते हैं आकृति के कारण अर्धचंद्राकार झील, बामन घाट होने के कारण बामन घाट झील, और बेटा इसी को बोलते हैं हिंदुओं का 5वां तीर्थ। ये सब इसके उपनाम रहेंगे, ये ध्यान रहे आपको। जी सर, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए यहां तक बात समझ में आ गई? जोधपुर से है क्या कोई यहां? सब बेटा अपने राजस्थान से, यहां बेफिक्र रहिए, जोधपुर मत देखिए, बल्कि ये देखो कि यहां आपके पूरे राजस्थान के वह विद्यार्थी हैं मेरे भाइयों जिनका आपसे, आपकी परीक्षा के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपसे ही कंपटीशन होने वाला है। इसलिए इन बातों पे ध्यान मत दीजिए कि कौन कहां से नहीं है। बस आप तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि जो मैटर मिल रहा है आपको लक्ष्य परिवार के द्वारा, जो मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है यूट्यूब पे फ्री, भाई साहब वो तहलका मचाने वाला मैटर है। बताइए है या नहीं है? आप इतना मैटर ज्योग्राफी के अंतर्गत मेरे भाइयों किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके और भाई साहब इतनी बड़ी रकम जमा करा के जब उपलब्ध करते हो, ये आपको लक्ष्य परिवार के द्वारा यार निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है सुबह 8 से 9। आपकी शुरुआती उस क्लास के साथ होती है मेरे भाइयों जिसका जीके में सबसे ज्यादा वेटेज होता है। और जीके में सबसे ज्यादा वेटेज बताइए आप किसका होता है? इतिहास, कल्चर, ज्योग्राफी। अगर इन तीनों में से किसी का चुनाव करना हो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना ज्योग्राफी के आते हैं। और उसके लिए मैं आपका, आप मुझे छोटा भाई माने या बड़ा भाई माने या गुरुजी माने, कुछ भी माने, उसके लिए मैं तैयार हूं ना। आप बेफिक्र रहिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं भाई साहब ये प्रण ले चुका हूं कि बहुत ईमानदारी के साथ अपन दोनों मिलकर कार्य करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर सही हो तो वो ज्योग्राफी के हों। मेरा ये उम्मीद है, मुझे ये मेरे ऊपर विश्वास है, मुझे ये यकीन है कि राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं
उनके ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम से कम गलत होने दूंगा। ये मेरा लक्ष्य मान लो, लक्ष्य कोचिंग के अंतर्गत लक्ष्य मान लो, या मेरा उद्देश्य मान लो जो आपके साथ रहेगा। चलिए तो आगे बढ़े भाई साहब, जल्दी से बताओ भाई साहब सभी स्टूडेंट कि आगे बढ़ा जाए। ओके ओके, जी सर जी सर। तो भाई साहब जब आप कह रहे हो कि आगे बढ़ा जाए तो फिर बढ़ा जाए। अरे नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बस आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप लोग ही वो लोग हैं जो पहचान दिलाने का कार्य करते हैं, और आप लोग ही वो लोग हैं जिनको पहचान मिलने के बाद जो अहम हो जाता है तो तुरंत नीचे लाने में भी आपका बड़ा योगदान होता है। तो भाई साहब आपके लिए कुछ भी हम करने के लिए तैयार है पूरा लक्ष्य परिवार। और इस प्रकार की क्लास जो फाइनल की है वो आपके डायरेक्टर साहब लक्ष्य कोचिंग के आनंद सर ने ये फाइनल किया था कि गौरव सर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं बच्चों के लिए यूट्यूब पर जाकर। इनके लिए मैं ये फाइनल करता हूं कि आप एक ज्योग्राफी की क्लास पूरी यूट्यूब पे बहुत अच्छे कंटेंट के साथ इनको फ्री में उपलब्ध करवाओ। मेरा मानो ये कहना, तो मैंने गुरुजी का बगैर कोई सवाल किए मैंने ये कहना माना। मैंने कि ठीक है सर, अपन इन बच्चों के लिए मैं पूरा ज्योग्राफी निःशुल्क कराऊंगा। और आप देख भी पा रहे हैं कि आज अपनी 23 नंबर की क्लास है। और सच बताइए इस 23 क्लास के अंतर्गत जिस दिन से स्टार्ट किए बस एक दिन की छुट्टी है भाई साहब, वो है रविवार वाली। ओनली एक दिन की छुट्टी है रविवार वाली। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट मेरे पास आए थे, संस्था के पास आए थे कि सर रविवार की छुट्टी रख लिया करो प्लीज, हम भी थक जाते हैं। क्योंकि ये व्यक्ति जो हमें पढ़ा रहा है भाई साहब ये तो खतरनाक आदमी है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूटी बना के रखेगा, ये एक भी दिन छुट्टी नहीं करेगा। तो आपके जब मैसेज मेरे पास आए थे और गुरुजी के पास आए थे तो फिर हमने यही सोचा था कि रविवार की छुट्टी रखा करेंगे, बाकी एक भी दिन एब्सेंट नहीं होगी। ओके चलिए अब चलते हैं गुरुजी आगे, अगली झील को उठा लेते हैं आपके लिए। और अगली जो झील है भाई साहब वो है आपकी राजसमंद झील। कौन सी झील? राजसमंद झील। 1 मिनट में याद करा देते हैं जी आपके लिए, टेंशन मत लो भाई साहब। जी गुरुजी कराइए। आइए, राजसमंद झील नाम से ही पता चल रहा है बेटा कहां पे होनी चाहिए। जी गुरुजी राजसमंद में होनी चाहिए। ओके कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। दूसरी बात भाई साहब, इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था भाई साहब? इसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने। किसने करवाया? राज सिंह ने। अब अच्छे से सुनना भाई साहब, बहुत अच्छे से सुनना। मान लीजिए आप तो कि ये आपकी राजसमंद झील है। ओके सर, इसको मैं मान लेता हूं कि ये कौन सी झील है? राजसमंद झील है। ओके सर, तो ये आपकी राजसमंद झील। ओके गुरुजी। और राजसमंद जो झील है वो नाम से ही पता चल रहा है कहां पे होगी, राजसमंद के अंतर्गत होगी। ठीक है सर, और राजसमंद के अंतर्गत होगी तो अगली बात को और भी अच्छे से सुनना। इधर आपकी मान लेता हूं मैं ये हो गई अरावली पर्वतमाला। ओके सर, ये भाई साहब कौन सी पर्वतमाला होगी? अरावली पर्वतमाला। और इस अरावली पर्वतमाला से भाई साहब आपकी ये 3 नदियां निकल के आती हैं जो इसमें पानी लाने का कार्य करती हैं, जिनमें एक का नाम गोमती, एक का नाम ताल और एक का नाम केलवा। ये जरूर ध्यान रखना है, गोमती, ताल और केलवा। ओके सर, तो इसमें एक तो कौन सी नदी का पानी आता है बेटा? गोमती नदी का पानी आता है। एक कौन सी नदी का पानी आता है? तो ताल नदी का पानी आता है। और एक मेरे भाइयों इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? तो बेटा ध्यान रखना, केलवा नदी। इसका मतलब अरावली पर्वतमाला से आने वाली ये तीनों नदियां, जिनमें एक का नाम है गोमती, एक का नाम है ताल और एक का नाम है मेरे भाइयों क्या? केलवा। इन नदियों का पानी आता है राजसमंद झील के अंतर्गत। निर्माण किसने करवाया है? राज सिंह ने। अब ये झील राज सिंह ने आखिर बनवाई क्यों? तो मेरे भाइयों इनके शासनकाल के अंतर्गत पड़ जाता है क्या? अकाल। क्या पड़ जाता है बेटा? अकाल। अकाल से बचने के लिए इस झील को बनवाया गया। इसीलिए मेरे भाइयों ये ध्यान रखना, ये जो झील है वो अकाल राहत झील मानी जाती है। और ये अकाल राहत झील मानी जाती है, इससे पहले राजस्थान में कोई बनी नहीं। तो ये राजस्थान की ध्यान रखना, प्रथम राजस्थान की ये प्रथम अकाल राहत झील मानी जाती है। इंजीनियर जो फॉय ने बनवाई थी, क्योंकि ये 1662 में बनी, इंजीनियर फॉय ने बनवाई थी 1891 से 92 के बीच में। तो बताइए 1600 पहले आता है ना बेटा, तो ये राजस्थान की प्रथम अकाल राहत झील मानी जाती है और वो राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील मानी जाती है। हालांकि मैंने उसको पहले करा दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ईयर के वाइज आप देख लेंगे, तो ईयर वाइज बेटा ये पहले बनी है, 1662 ईस्वी में बनवा दिया गया। तो ध्यान रखना, यह राजस्थान की प्रथम अकाल राहत झील मानी जाती है। अगली बात यह कि इस झील के जो निर्माण में योगदान की बात करता हूं, तो इस झील के निर्माण में लगभग पूरी प्रजा का सा योगदान रहा है। भाई सब ध्यान रखेंगे, 60,000 लोगों का योगदान,
60,000 लोगों का योगदान। तो इस झील के निर्माण में कितने लोगों का योगदान रहा है बेटा? 60,000 लोगों का योगदान रहा है। ओके सर। इस झील पर भाई साहब आपकी इस झील पर इस प्रकार से मेरे भाइयों 9 चौकी पाल बनी हुई है। इस झील पर कभी भी आपसे पूछा जाए कि कौन सी झील है जिसपे भाई साहब 9 चौकी पाल, तो भाई साहब ये वो झील है जिसपे 9 चौकी पाल बनी हुई है आपकी। ओके सर। अगली बात ये, इस झील के पास में भाई साहब इस झील के पास में भाई साहब इस प्रकार से जी गुरुजी 25 काले संगमरमर के, इस झील के पास में 25 काले, ध्यान रखना, संगमरमर के 25 काले संगमरमर के पत्थर स्थित हैं, पत्थर स्थित। तो इस झील पर भाई साहब 25 काले संगमरमर के पत्थर स्थित हैं। ओके सर। और भाई साहब इन 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर अब ध्यान रखेंगे आप भाई साहब, जी गुरुजी बप्पा रावल से लेकर, ओके सर, बप्पा रावल से लेकर भाई साहब और राज सिंह, बप्पा रावल से लेकर भाई साहब राज सिंह तक का इतिहास, राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। और भाई साहब जब पत्थरों पे इतिहास लिखा जाता है और जिसके शासन काल में लिखा गया वो थे राज सिंह, इसीलिए बेटा इसे कहते हैं राज प्रशस्ति। तो भाई साहब इन पत्थरों, जो 25 काले संगमरमर के यहां पत्थर स्थित हैं बेटा, इन पे बप्पा रावल से लेकर और राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है मेरे भाइयों, जिसको कहते हैं राज प्रशस्ति, जो कि बेटा विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। ध्यान रखना, यह विश्व की क्या रहेगी? सबसे बड़ी प्रशस्ति रहेगी। अब भाई साहब यहां पे बात यह आती है भाई साहब, राज प्रशस्ति जो आपकी लिखी गई थी, राज प्रशस्ति का लेखक, तो भाई साहब जो राज प्रशस्ति लिखी गई थी, इस राज प्रशस्ति का लेखक था मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे रणछोड़ भट्ट तैलंग। तो राज प्रशस्ति जो लिखी गई थी वो संस्कृत भाषा में मेरे भाइयों रणछोड़ भट्ट तैलंग नामक विद्वान के द्वारा लिखी गई थी। ओके सर। अगली एक बात और ध्यान रखेंगे राजसमंद झील के पास में कि भाई साहब इसके पास में घेवर माता का मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर, इस झील के पास में आपके 2 मंदिर भी रहेंगे, जिनमें से एक का नाम रहेगा, जी सर बताइए, जिसे आप कहेंगे घेवर माता का मंदिर। तो इसी के झील के पास में रहेगा घेवर माता का मंदिर और बेटा इसी झील के पास में रहेगा द्वारकाधीश, घेवर माता का मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर इस झील के पास में रहेंगे। देखो राजसमंद झील पे जो मैटर था वो मैंने थोड़ा मैपिंग के अकॉर्डिंग कराया भाई साहब, और जो मैपिंग के अकॉर्डिंग कराया उसमें क्या क्या बातें रही है सुनो, वापस से समझा देता हूं एक बार इस पूरी झील को। बेटा राजसमंद जो झील है कहां रहेगी? राजसमंद के अंतर्गत रहेगी। निर्माण करवाया है भाई साहब किसने? राज सिंह ने। लगभग बात है भाई साहब 1662 ईस्वी के करीब की। ओके सर। और भाई साहब इसमें जो नदियां पानी लाकर डालती हैं भाई साहब, वो आपके अरावली से आने वाली ये 3 नदियां लालाओ, ध्यान रखना, जिनमें एक का नाम है गोमती, एक का नाम है ताल और एक का नाम है केलवा। भाई साहब ये झील क्यों बनाई गई राज सिंह के द्वारा? तो भाई साहब इनके शासनकाल में अकाल पड़ा था, उससे बचने के लिए कि चलो अब तो पड़ गया ठीक है, लेकिन आगे अगर कभी बरसात नहीं हुई तो कम से कम अगर झील में पानी स्टोर रहेगा तो सिंचाई के लिए, पेयजल आपूर्ति के लिए इस पानी को काम में लिया जा सके। तो यह पहला कदम था पूरे राजस्थान में अकाल से बचने के लिए बनाई गई झील का। तो इसीलिए इसे राजस्थान की प्रथम अकाल राहत झील माना जाता है। इसके निर्माण में बेटा पूरी प्रजा के लोगों का योगदान रहा, लगभग तो 60,000 व्यक्तियों का योगदान माना जाता है। दूसरी बात, इसी पे बनी हुई है आपकी 9 चौकी पाल, इसी के पास में आपके 25 काले संगमरमर के पत्थर स्थित हैं। इन्हीं पत्थरों पर मेरे भाइयों आपके बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। और जिस शासनकाल के समय में यह लिखा गया, उस समय पर शासनकाल जिसका चल रहा था वो था राज सिंह का। इसलिए बेटा इस प्रशस्ति को बोलते हैं राज प्रशस्ति, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। ओके सर। इसके बाद अपन ने देखा कि राज प्रशस्ति को जो लिखने वाला व्यक्ति था वो था बेटा कौन? रणछोड़ भट्ट तैलंग। कौन था बेटा? रणछोड़ भट्ट तैलंग। ओके सर। इसके पास में 2 मंदिर हैं बेटा, घेवर माता मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर। ये जो थी मेरे भाइयों, ये आपकी कौन सी झील थी बेटा? तो ये ध्यान रखना, ये राजसमंद झील थी। अब इसके मैटर पे चलते हैं। देखो पूरा मैटर वही मिलेगा जो मैंने बताया, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। स्थिति कहां रहेगी? राजसमंद में। निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। 1662 से 76 के बीच में हुआ था। नदी रहेगी गोमती, ताल और केलवा नदी। इस झील को राजस्थान की देख लीजिए, यानी प्रथम अकाल राहत झील मानी जाती है। इस झील के निर्माण में कितने लोगों का बेटा? 60,000 लोगों का योगदान रहा है। इस पे 9 चौकी पाल बनी हुई है। ओके सर। ये 3 बातें हो गई। इस झील के किनारे देखो ये आ गया, 25 काले संगमरमर के पत्थर स्थित हैं। इस झील पर इन शिलालेखों पर रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा
देखो संस्कृत भाषा में कहां से बेटा, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है, जिसे अपन क्या कहेंगे बेटा, राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। और फिर यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति रहेगी। ओके सर, जो बातें मैंने समझाई वो सब यहाँ पे हैं। इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर लीजिए, ये आ गया आपके पास घेवर माता का मंदिर, और द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। राजसमंद झील राजस्थान की, इसे और ध्यान रख लेना भाई साहब अच्छे से कि राजसमंद जो झील है वो राजस्थान की, आप ध्यान रखना। दूसरी मेरे भाइयों सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील मानी जाती है। तो भाई साहब आप मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं नोट में लिख रहा हूं कि राजस्थान की मीठे पानी की, राजस्थान की, ये कमेंट करके बताओ बेटा, राजस्थान की मीठे पानी की, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी थी, क्योंकि यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील मानी जाती है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी थी, जल्दी से बताओ भाई साहब, कमेंट करके जल्दी से मेरे को बताइए कि कौन सी रहेगी। तो राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है भाई साहब वो आपको नहीं मालूम तो ये गलत बात है, हालांकि मैंने समय नहीं दिया वो अलग बात है। तो भाई साहब आपकी जो झील रहेगी वो जयसमंद झील रहेगी, जो कि वर्तमान में कहां जा चुकी है सर, सलुम्बर के अंतर्गत जा चुकी है। बिल्कुल बेटा, जयसमंद झील। ओके 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 ओके। ये बताइए पहले मेरे को एक बार और कि यहां तक जो मैंने झील पढ़ाई आपको, राजसमंद जो झील पढ़ाई, ये समझ में आई कि नहीं आई, और अगर समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे लिए कि हाँ सर एकदम कंठस्थ हो गया। ओके जल्दी से बताइए भाई साहब, यहां तक बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई साहब। अगर आ गई है तो मेरे भाइयों फिर मैं आगे बढ़ा जाए, मेरे द्वारा नहीं है क्या, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए सर। तो आगे चलते हैं, चलिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गई तो अगली एक झील और लेते हैं भाई साहब, और उस झील का नाम रहेगा क्या, सिलीसेड झील। ओके बेटा ओके जी गुरुजी। चलिए मेरे भाइयों, तो अगली जो झील आपकी आने वाली है बेटा वो कौन सी रहेगी, सिलीसेड झील। अच्छे से सुनना बेटा, इसकी जो स्थिति है सिलीसेड झील की, ये रहेगी अलवर में। कहां रहेगी, अलवर के अंतर्गत, ठीक है सर। इसका जो निर्माण करवाया वो करवाया विनय सिंह ने। किसने करवाया था बेटा, विनय सिंह ने इस झील को बनवाया था, ठीक है सर। विशेष क्या है, विशेष में डायग्राम से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। जी सर आइए, तो डायग्राम से कैसे समझेंगे वो मैं बताता हूं। आइए भाई साहब, सबसे पहले विशेष बात में क्या है वो मैं बताऊंगा बेटा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, यहाँ पे बने रहिए आप तो बस। जी गुरुजी। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये, इधर की तरफ एक शहर आपका जिसको आप उठाएंगे दिल्ली, किसको कहेंगे बेटा, दिल्ली कहेंगे। इधर की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे एक शहर आपका जिसे आप कहेंगे जयपुर, क्या कहेंगे, जयपुर। ओके सर। और एक शहर यहाँ पे जिसको आप कहेंगे आगरा, क्या कहेंगे, आगरा। अब बताइए दिल्ली से आप कहाँ पे आएंगे, जयपुर, ठीक है सर। और जयपुर से आप कहाँ जाएंगे, आगरा, और आगरा से कहाँ जाएंगे, दिल्ली। ओके सर। तो बेटा ये जो आप देख रहे हो, ये जो ट्राइंगल देख रहे हो बेटा, इससे सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझे, ये जो ट्राइंगल बनता है, जो जयपुर और दिल्ली और मेरे भाइयों कहाँ, आगरा, इन तीन शहरों को जोड़ने वाला जो ये ट्राइंगल बनता है, इसे कहते हैं भाई साहब स्वर्णिम त्रिकोण। बेटा इसे क्या कहते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज है ना, उसी प्रकार ये स्वर्णिम त्रिकोण है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, इसी प्रकार ये स्वर्णिम त्रिकोण है, जिसे आप इंग्लिश में भले बोलना चाहें तो कह सकते हैं गोल्डन ट्राइंगल। क्या कह सकते हैं, गोल्डन ट्राइंगल। अब बात को मेरी को ध्यान से सुनना जी गुरुजी, जब आप दिल्ली से जयपुर की तरफ आओगे, ओके सर, जब आप दिल्ली से जयपुर की तरफ आओगे तो यहां अलवर से एंट्री होती है आपके राजस्थान में, तो यहीं पे स्थित है आपकी ये झील जिसे आप पढ़ रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं सिलीसेड झील। कौन सी झील बेटा, सिलीसेड झील, जिसको आप कह रहे हैं। ओके सर। तो ये जो आप कह रहे हैं ना बेटा सिलीसेड झील, तो ध्यान रखना ये जो सिलीसेड झील है ये आपकी इसी गोल्डन ट्राइंगल पर स्थित है। कौन से जिले के अंतर्गत, अलवर के अंतर्गत। तो सबसे पहली बात तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पे निकल के आता है कि गोल्डन ट्राइंगल पर स्थित झील का नाम बताइए, तो ध्यान रखना भाई साहब ये सिलीसेड झील रहेगी। ओके सर, ये गोल्डन ट्राइंगल पर स्थित है, पहली बात। तो यहां सबसे पहली बात विशेष में हमने ये देखा कि सिलीसेड जो झील है, जी गुरुजी, सिलीसेड झील, तो भाई साहब ये सिलीसेड झील स्वर्णिम त्रिकोण, सिलीसेड झील स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है। जी गुरुजी, स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, पहली बात। ओके गुरुजी। और दूसरी बात मेरे भाइयों ये कि इस झील के अगर मध्य में आप जाओगे, इस झील के अगर मध्य में आप जाओगे, ओके सर, तो इस झील के मध्य में बना हुआ है भाई साहब, ये भी ध्यान रखना, विनय विलास महल। इस झील के मध्य में है क्या, विनय विलास महल बना हुआ इस झील के मध्य में। ओके सर।
तो एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है जी सर कि इसके मध्य में मेरे भाइयों एक महल, जिसे आप कहेंगे विनय विलास महल, इस झील के मध्य में विनय विलास महल बना हुआ है। ओके सर। अब यह नाम विनय विलास महल बना हुआ है, क्यों है विनय विलास महल? क्योंकि इसका जो निर्माण करवाया था इस झील का वो विनय सिंह ने, तो महल का निर्माण भी किसने करवाया? विनय सिंह ने। ओके सर। तो इस झील के मध्य में विनय विलास महल बना हुआ है, एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी ये बात भी ध्यान रखेंगे कि जो विनय विलास महल है भाई साहब, अब वर्तमान में इसे ध्यान रखना बेटा आरटीडीसी, वर्तमान में इसे आरटीडीसी के नाम से जाना जाता है। तो इस महल को बेटा वर्तमान के अंतर्गत किस नाम से जाना जाता है? आरटीडीसी। आरटीडीसी क्या है वो मैं बता देता हूं। जब अपन पर्यटन पढ़ेंगे बेटा तो पर्यटन की सबसे सीड संस्था माना जाता है किसको? आरटीडीसी को। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मेरे भाइयों ये पर्यटन उद्योग की सबसे सीड संस्था मानी जाती है। तो वर्तमान में जो ये आपका विनय विलास महल है ये किसके हैंडओवर है? आरटीडीसी के हैंडओवर है, इसलिए वर्तमान में इसे आरटीडीसी के नाम से जाना जाता है। तो दोबारा देखो, सिलिसेट झील कहां रहेगी? सिलिसेट झील स्वीडन त्रिकोण पर स्थित है, अलवर के अंतर्गत, ठीक है। इसके मध्य में विनय विलास महल बना हुआ है जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था और वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? आरटीडीसी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे भाई साहब, ये काफी अच्छा पॉइंट है तीसरा जो है। जी गुरुजी बताइए कि आप जो झील पढ़ रहे हैं भाई साहब सिलिसेट झील, इसे भी ध्यान रखना। सिलिसेट झील को, जी गुरुजी, सिलिसेट झील को मेरे भाइयों राजस्थान का नंदन कानन, तो सिलिसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। तो कभी भी पूछा जाए कि कौन सी झील है जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, तो भाई सब ध्यान रखना राजस्थान का जो नंदन कानन कहा जाता है वो कौन सी झील को कहा जाता है? सिलिसेट झील को कहा जाता है। तो मैंने कुछ झीलें जो आज आपको कराई हैं मेरे भाइयों, उनमें आपको, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। बिल्कुल मुझे ऐसा भरोसा है और आपको भी भरोसा है, क्योंकि जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि आप इतनी ज्यादा संख्या में जुड़ते हैं तो इसका मतलब मैं समझ सकता हूं कि आपको भी जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो बहुत इजी गोइंग समझ में आ रही हैं। तो मेरे भाइयों सबसे पहली बात तो ये बेटा कि अपनी तैयारी को देखो सुचारू रूप से रखिए, सारी चीजें बेटा साइड में रख दीजिए। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपकी रिश्तेदारियां और आपका जो भी मिलना होता है जिन लोगों से भी, उन सबको साइड में रख दीजिए। मैं कंटिन्यूस लगा रहूंगा इस ज्योग्राफी के साथ और बहुत जल्दी अपन इस ज्योग्राफी को बेटा कंप्लीट भी कर लेंगे। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं कि आपकी ज्योग्राफी एक क्रमबद्ध तरीके से, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम ऑफलाइन क्लासेज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं डेली सुबह 8 से 9। सबसे फर्स्ट मॉर्निंग एक अच्छी क्लास के साथ अगर आपकी हो रही है तो इससे अच्छी दिनचर्या और आपकी क्या हो सकती है। और मैं भी ये चाहूंगा कि इसी प्रकार, जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूं, इसी प्रकार से आप भी मेरे बराबर मेहनत करें। और मैं ये भी चाहूंगा कि ये जो मेरी क्लासेज होती हैं इनको आप अपने जो भी मल्टीमीडिया का जमाना है जहां से भी आप इनको शेयर कर सकें, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां से भी आप इनको शेयर कर सकें वहां से इन क्लासों को शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखो मैं भी घर से मेरा नाम बनाने के लिए निकला हूं और मेरा नाम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। तो जब मैं पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके जितने भी ग्रुप हैं वहां पे भी इन वीडियोस को आप शेयर किया करो, जिससे और बच्चों को भी लाभ मिल सके, उन बच्चों को खासकर लाभ मिल सके जो भाई साहब आर्थिक स्थिति से दयनीय हैं, जो घरों से बाहर नहीं आ सकते, कम से कम उन्हें इस सब्जेक्ट का तो लाभ मिल सके। और इसके बाद मेरे बाद कल्चर की भी क्लास होती है भाई साहब, उन गुरुजी की भी क्लास होती है। तो आपको देखो इतना कुछ कर रहा है यार लक्ष्य परिवार, तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आपके जितने भी आपके मल्टीमीडिया के चैनल हैं उन पे आप इन क्लासों को शेयर करें। तो आज की क्लास जो रही मेरे भाइयों, ये किस प्रकार की क्लास रही, एक तो मेरे को ये आप कमेंट करके बताएंगे। अभी आपकी झीलों के लिए एक क्लास और रह रही है, तब ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज की क्लास में जितनी भी मैंने झीलें पढ़ाई, आपको विद डायग्राम सहित पढ़ाई, तो लास्ट में क्लास जब मैं क्लोज करके जाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास किस प्रकार की रही मेरी। और दूसरी बात ये मेरे भाइयों, अभी इसमें कुछ और भी बातें रह रही हैं जिनको अपन कल करेंगे। दूसरी बात ये, लक्ष्य क्लासेज के द्वारा आपकी जो पीवाई की सीरीज चलाई जा रही है बेटा, जितना कंटेंट आप पढ़ रहे हो उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को निकालना। तो ये पीवाई की सीरीज हमारे यहाँ उपलब्ध है, किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से जाके आप परचेज कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, या मेरे भाइयों लक्ष्य क्लासेज के एप्लीकेशन से भी आप परचेज कर सकते हैं। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि कोई भी नया बच्चा अगर इस सेशन के अंतर्गत जुड़ा है मेरे भाइयों, तो लक्ष्य परिवार में मेरी क्लास नहीं, ऐसी बहुत सारी क्लासें आपको थ्योरेटिकल मिलेंगी, निःशुल्क मिलेंगी। तो हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनने के लिए
पीछे दिया गया QR जो कोड है इसको स्कैन करें और हमारे लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने। और आपकी जो सफलता है उसके अंतर्गत लक्ष्य परिवार हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय जौहर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।